Hello guys, myself Ankur sir. Right now we are studying class 11th atomic structure based on NCERT और YouTube चैनल में अंकुर सर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिफोर दिस वीडियो जस्ट टेलिंग यू लाइक इन छोटी छोटी वीडियोस बनाने में हमारे बहुत इफर्ट्स लगते हैं, सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज कमेंट अस लाइक आपको और वीडियो कैसी लगी एंड मोटिवेट अस कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस टाइप की वीडियो सर्व कर सकें। वेल, हमने प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल की बात की थी। आज हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। अब एक बात समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये बोलना क्या चाहता है? रिड्सबर्ग इक्वेशन सुनी है, जानी भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि रिड्सबर्ग इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, उसको कैसे बिहेवियर को कैसे हम समझेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेट से अलग अलग ऑर्बिट हैं तो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, तो जब पहले तो हायर ऑर्बिट में जाता है, उसके बाद वो जब लोअर ऑर्बिट में आता है, कोई सी भी ऑर्बिट में आ सकता है, तो उन ऑर्बिट में उनकी एनर्जी, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी कितनी उस इलेक्ट्रॉन की होगी। ये चीज़ हम समझेंगे आज के इस टॉपिक में, एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल भी देखेंगे। वेल, सबसे पहले मैं बात करूं लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेंशन इन प्रीवियस सेक्शन कि क्या होता है, अब आगे भी देखेंगे और इसको बोहर मॉडल से भी समझा जा सकता है। अब ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन, जैसे बोहर के पोस्टुलेट थे, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजम्पशन क्या बोलता है? अगर ये अलग अलग ऑर्बिट हैं, ठीक है, अगर अलग अलग ऑर्बिट हैं तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। वेयरएज द रेडिएशन या एनर्जी इज इमिटेड इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट कहीं से भी बाहर से भी आए और किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। तो जब एनर्जी इमिट करेगा ना तो स्पेक्ट्रम बनेगा। अब अच्छा, पहले हमने इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन में यहाँ पे भी E इज इक्वल टू लाइक 1 अप, ये रहा आपका इक्वेशन जो बोहर मॉडल में पढ़ा था। एक जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। ये रहा E इज इक्वल टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन देखी थी, किसने दी थी? बोहर ने दी थी, ठीक है। अब आगे इस इक्वेशन को, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आए तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है? E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल मतलब आपकी बड़ी वाली ऑर्बिट और E इनिशियल मतलब छोटी वाली ऑर्बिट। तो जब पहली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो देखो E की वैल्यू क्या बताई है? माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पे E1 की क्या हो गई? माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर माइनस RH अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है। सो E इज इक्वल टू RH अपॉन N1 स्क्वायर NI स्क्वायर माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर हुआ। ये आपकी इक्वेशन बनी। और R की वैल्यू, क्योंकि एनर्जी है तो जूल के रिस्पेक्ट में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 दे दी, ठीक है। अब समझेंगे।
यहाँ पर ये तो एक फॉर्मूला हमें बना, ये एक्चुअल में फॉर्मूला ही बना जिसे रिड्सबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं। ये एक फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या होता है, आपको ये भी पता होगा कि E इज इक्वल टू क्या होता है गाइज, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना। तो E इज इक्वल टू अगर एच न्यू होगा तो न्यू इज इक्वल टू E/H हो जाएगा। और अगर E में चेंजेस हैं तो E को डेल्टा E में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज डेल्टा E/H। डेल्टा E/H क्या हो गया, यहाँ RH/H आ गया ना। इस इक्वेशन में देखो E/H करा तो ये भी RH/H हुआ और E/H किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू में। तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा E/H इज इक्वल टू RH/H ब्रैकेट में माइनस 1/ni² माइनस 1/nf²। अब यहाँ पर आपकी E की वैल्यू, आपके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। जब इसको कैलकुलेट करा तो इसकी वैल्यू आई फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, दैट इज 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf²। और हम ये भी जानते हैं कि वेव नंबर किसके बराबर होती है, आपके 1/λ के बराबर, ठीक है। तो वेव नंबर मतलब ν/c कर दूं तो भी वेव नंबर बन जाएगी, तो R/hc इंटू 1/, तो वेव नंबर हो गई हमारी 1.096 इंटू 10⁻7 1/ni² माइनस 1/nf²। ध्यान रखिए यहाँ पर यूनिट आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली रिड्सबर्ग इक्वेशन को पहले किसकी टर्म में देखा था, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा की टर्म में देखा था, ठीक है। लैम्डा के बाद हमने लैम्डा बोले, या हम इसको वेवलेंथ भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ की फॉर्म में देखा था। फिर इस वेवलेंथ को हमने किस में कन्वर्ट करा, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करा। फिर इसको किस में कन्वर्ट करा, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट करा। फिर इसको किस में कन्वर्ट करा, वेव नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो गाइस अल्टीमेटली आपने एक इक्वेशन को इतनी सारी फॉर्म में कन्वर्ट करा है। माय सजेशन इज दैट you must have to learn at least one and most important is that is wave number। तो वेव नंबर की टर्म्स में आप अगर ऐड इसको याद करेंगे, जिसकी वैल्यू 109677 थी सेंटीमीटर इनवर्स आर की वैल्यू, तो बाद में लैम्डा ई में रिलेशन पता है, E इक्वल टू hc/λ। लैम्डा न्यू में भी आपको रिलेशन पता है। तो ऐसे आप इंटर रिलेट कर सकते हैं और एक वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वेल, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम NF इज़ ग्रेटर देन NI, मतलब आउटर से या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जाता है तो फाइनल हमेशा हायर होगा और इनिशियल हमेशा कम होगा एब्जॉर्प्शन में, राइट। और ये तो इमिशन हुआ, तो इमिशन में क्या होगा, Ni इज ग्रेटर देन NF। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इमिशन Ni इज ग्रेटर देन NF। सो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। अब ये बात भी समझो, एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आप एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिलीज़, अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो नेगेटिव कहलाएगी, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कहलाएगी पॉजिटिव, ठीक है। एब्जॉर्ब, राइट। सो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो कहलाएगी पॉजिटिव। तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो यहाँ से ही ये फंडा उठ के आता है। वेल, द एक्सप्रेशन लाइक 2.17 जिसको मैंने मार्क भी कर रखा है याद करने को, तो द एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू द यूज इन रिड्सबर्ग इक्वेशन जो प्रीवियस में दिया था, डिराइव्ड एम्पिरिकली यूज द एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल एट टाइम। सो अल्टीमेटली इस पैराग्राफ
में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो अल्टीमेटली आपको अगर फार्मूला याद करना है तो आप ये फार्मूला भी याद कीजिए, और ये तो एनर्जी की टर्म्स में है, मेरा सजेशन है कि वेवलेंथ की टर्म्स में याद कीजिए। यू विल गेट द ईजियर वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो आगे भी बात करते हैं। एग्जाम्पल 2.10 देखते हैं। क्या बोला, 5 से 2 में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ निकालिए। तो जो बुक में सॉल्व कर रखा है वो एनर्जी के फॉर्मूले से सॉल्व कर रखा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप इसको वेवलेंथ के जो मैंने बोला फॉर्मूले से अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो यहाँ आंसर और इजी हो जाएगा। एनीवेज, बुक में क्या है, सॉल्यूशन में पहले तो आप रिट्जबर्ग इक्वेशन लिखेंगे। रिट्जबर्ग इक्वेशन ये लिखी और एनर्जी 5 से 2 में जा रही, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो एनर्जी कितनी आई, -4.58 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब। अब हमें लैम्डा पता करना है, तो लैम्डा न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच से न्यू निकाला। आई डोंट नो मीन्स वाई इज यूजिंग लाइक दिस, बट यू कैन डू लाइक दिस, लाइक आपने एनर्जी निकाली और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लाइक वेवलेंथ। अगर मैं इसको वेवलेंथ लिखूँ, इट्स लाइक, क्योंकि तो आपको वेवलेंथ ही तो निकालनी है, तो आप यहाँ पे ई की वैल्यू निकाल ली आपने ऑलरेडी, -4.58 इंटू 10⁻⁻19। तो आप एच की वैल्यू जानते हैं, सी की वैल्यू जानते हैं, जस्ट पुट इट एंड यू विल गेट सेम आंसर, दैट इज 4.34 नैनोमीटर। So don't go with like same process as mentioned in book. You can use your own brain and you will get the better answer. ठीक है, easier way. Well, ये तो बात हुई इस न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में क्या करा है, पहले एनर्जी निकाली है। एनर्जी निकाली है तो थोड़ा घुमा दिया है। एनर्जी से आप फिर इसने फ्रिक्वेंसी निकाली है, E इज इक्वल टू एच न्यू से। अब तो धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो रहे होंगे आपको। तो E इज इक्वल टू एच न्यू से इसने फ्रिक्वेंसी निकाली, कैलकुलेट करा और वो निकला 6.9 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब जब फ्रिक्वेंसी निकली तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, फार्मूला यूज़ करा। सो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ सी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन न्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट करी, और इससे निकला 434 नैनोमीटर। सो इट्स लाइक मेरा सजेशन है कि आप E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा यूज़ करें, और बेस्ट वे तो ये है कि आप इसको वेवलेंथ की फॉर्म में याद करें, तो आपका डायरेक्ट आंसर वहाँ पे आ जाएगा 434 नैनोमीटर। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर यूजिंग, हाउ यू आर लर्निंग डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, वेल, अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अब सुनना ध्यान से, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम मतलब क्या, और यहाँ पे हीलियम तो RZ² होता है फॉर्मूला, एग्जैक्ट यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पर ऊपर Z² भी इंटू होता है, Z²। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूले में तो ये होता है। तो Z² की वैल्यू क्या हो गई, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर दैट इज़ 2, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे आपकी, ये तो फार्मूला ही है 2.18, और 1/n² मतलब 1 स्क्वायर। क्यों बोला है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, और Z इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आ गई इसकी, -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब R की वैल्यू, फॉर्मूला बताया था इसने, R इज इक्वल टू लाइक 2.9 n² अपॉन Z। सो हियर पुटिंग द फॉर्मूला वैल्यू, तो नैनोमीटर में n² अपॉन Z, n की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू 2, तो विल गेट द फाइनल रेडियस ऑफ बोहर रेडियस। तो इस टाइप से गाइज आप सिंपली एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना कठिन नहीं है, सिंपल ही है, बस आपको 1 बाय 1 सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। तो ये तो बात हुई बोहर एटॉमिक मॉडल की, और बोहर एटॉमिक मॉडल ने बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे बोला, सर्कुलर पाथ में एटम में सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π होगा। इसका स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट क्या होता है, ऑर्बिट्स के नाम दिए, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस,
कितनी होती है ये भी फाइंड आउट होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो बोहर से निकलती हैं, लेकिन बोहर इतना परफेक्ट भी नहीं है और बहुत हद तक बोहर का मॉडल फेल भी हुआ, उसको समझना ज़रूरी है। पहली बार तो यहाँ पे भी बोला है कि नो डाउट कि बोहर ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा है रुदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से, और साइंटिस्ट को फ्यूचर के बारे में और ज़्यादा वाइड थिंकिंग दी है बोहर ने, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि बोहर ने नहीं समझा पाया है, जैसे इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स, जैसे डबलेट। जैसे होता क्या है कि जब स्पेक्ट्रम देखते हैं ना एक्चुअल एटम का, तब स्पेक्ट्रम की लाइन बहुत ज़्यादा पास पास आती है। जो लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पास पास आती है, बहुत ज़्यादा पास पास है। तो बोहर से पूछा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों आ रहा है, आपने इतना अच्छा मॉडल दिया, आपने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बताया, तो आप ये भी बताइए कि इतनी ज़्यादा पास पास लाइनें क्यों आ रही। बोहर ने बोला आपको कैसे पता। तो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब उन्होंने सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से देखा तो उनको इतनी पास पास लाइनें मिली। तो बोहर इस चीज़ को समझाने में फेल रहा कि ऐसी लाइनें पास पास क्यों आ रही, ठीक है, नंबर 1। अब दूसरा, बोहर ने बोला कि मेरा जो एटॉमिक मॉडल है वो तभी एप्लीकेबल है जब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो जो बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। तो बोहर मॉडल तभी एप्लीकेबल है जब एटम में वन इलेक्ट्रॉन ही हो। अब आप एक बात बताइए, क्या एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोहर से वापस देखा साइंटिस्टों ने कि भाई एक ही क्यों, मेरे एटम में तो ज़्यादा है, तो आप बताइए अगर एक से ज़्यादा एटम होंगे तो आपका मॉडल क्या बोलता है। बोहर इसको भी समझाने में फेल रहा। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस मॉडल इज़ ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम अदर देन हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोहर इसको नहीं समझा पाया। और बोहर ये जो छोटी छोटी लाइनें स्प्लिट होती थी, ठीक है, मतलब बहुत पास पास पर स्प्लिट होती थी। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस स्पेक्ट्रम को देखें तो ये लाइनें बहुत पास पास लेकिन स्प्लिट होती थी, बहुत बीच में ज़रा सा गैप था। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में लाइनें स्प्लिट होती हैं उसे जीमान इफेक्ट बोला गया, जीमान ने डिस्कवर करा था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइनें ऐसी दिखती है, एटम को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अलग लाइनें दिखती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लिखा तो अलग लाइनें दिखती है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जीमान ने रिसर्च करा था और इलेक्ट्रिकल फील्ड ने स्टार्क ने डिस्कवर करा था। आपका टोनी स्टार्क नहीं, दूसरा स्टार्क है, ठीक है। सम स्टूडेंट गॉट द पॉइंट व्हाट इज़ टोनी स्टार्क हियर। वेल, तो यहाँ पर जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा पाए, ठीक है। बोहर ने एक और चीज़ है कि कैसे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इस चीज़ को भी नहीं समझा पाया। बहुत सारी बातें हो गई, यहाँ 2 ही नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर ने जो क्लोजली जो लाइन्स हैं स्पेक्ट्रम में कैसे आती हैं वो नहीं समझा पाया, नंबर 1। बोहर मॉडल इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज़ अ वन इलेक्ट्रॉन। बोहर से पूछा ऐसा क्यों, वो नहीं समझा पाया, नंबर 2। नंबर 3, not able to explain Zeeman effect. Number 4, not able to explain Stark effect. Number 5, unable to explain how atom forms chemical bonds. तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बोहर नहीं समझा पाया। तो आगे फिर इस मॉडल में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश हुई और ऐसा पता लगा
कि इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा गाइज? सबसे पहले तो रिड्सबर्ग इक्वेशन से कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे फॉर्मूले से कोरिलेट होता है, एक दो ये न्यूमेरिकल भी देखे। आपको ये श्योरली न्यूमेरिकल खुद अपने हाथों से सॉल्व करने हैं। ठीक है, 2.11 तक है तो आपको पुराने वाले भी खुद अपने हाथों से सॉल्व करने हैं। अलग वीडियो में मैं सारे एक्सप्लेन न्यूमेरिकल करूँगा ही सेपरेटली, बट अभी साथ साथ में आपको ये करते जाना है। फिर हमने बोहर की लिमिटेशन देखी, 5 टाइप, अभी 5 लिमिटेशन तो हमने एक्सप्लेन कर ही लिए, ज़्यादा भी लिमिटेशन है जो मेरी कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियो में है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब हम पहुँचे हैं टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जिसमें डुअल बिहेवियर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो गाइज अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। तब तक के लिए जस्ट ब्रश अप एंड मेक योर टॉपिक स्ट्रॉन्ग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share the channel, press the bell icon so you'll get the latest notification. Okay, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।